ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में फिर एक बार अपना स्कीम बता दूं। हम लोगों ने अपनी सुविधा से उसको 4 पार्ट में बांट रखा है। पहला पार्ट है हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी, दूसरा पार्ट है हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड उपनिवेशवाद का इतिहास, तीसरा है राष्ट्रवाद का इतिहास और चौथा है स्वतंत्रोत्तर भारत यानी स्वतंत्रता के उपरांत भारत। तो पहला पार्ट तो हम लोगों ने समाप्त करके, दूसरा पार्ट भी समाप्त करके, तीसरा राष्ट्रवाद पर चल रहा हूं। राष्ट्रवाद को हम लोगों ने कई खंडों में बांटा है। देखो, 2 धाराएं एक साथ चल रही, एक धारा राष्ट्रवाद की चल रही, दूसरी संप्रदायवाद की चल रही। हम लोग 1929 से 39 वाले खंड में चल रहे हैं। 39 वाला खंड आज हो जाएगा। राष्ट्रवाद की प्रगति भी आप देखेंगे, संप्रदायवाद की प्रगति भी देखेंगे। मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलना है, ध्यान कर लेना, मतलब चेंजेज को समझना है। आप अपने आप को फैक्ट्स में मत उलझाना। फैक्ट्स क्या है? उदाहरण है। फैक्ट्स आर सिंपली द एग्जाम्पल्स, बट फैक्ट्स आर नॉट हिस्ट्री इन देमसेल्व्स। बट माय स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के प्रति हम निश्चिंत हो चुके हैं क्योंकि आप लोगों में काफी समझदारी आ चुकी है। चलिए पहले 5 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए आप लोग। क्वेश्चन फर्स्ट, पूना पैक्ट से संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। 1, इस पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली समाप्त कर दी गई। दूसरा, सरकारी सेवा में दलित वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये यूपीएससी में पूछा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सत्य है? चॉइस ए केवल 1, चॉइस बी केवल 2, चॉइस सी 1 और 2 और चॉइस डी दोनों में से कोई नहीं। मिस्टर अंकुर, आस्क देम, बी फास्ट माय स्टूडेंट्स। सी। फिर एक बार गौर करके देखो बच्चे, आज लगता है तुम लोग सो के उठे और चले आए हो, लगता है पढ़ाई नहीं की है। ये भी गलत है। इस पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली समाप्त कर दी गई। अरे भाई, हाँ, यस, सही है। ए इज द करेक्ट। और सरकारी सेवा में दलित वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था की गई, ये गलत है। सरकारी सेवा में आरक्षण की व्यवस्था 1935 के भारत सरकार अधिनियम से पहले कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। और वो भी सरकारी सेवा में जो आरक्षण आई है वो मुख्य रूप से हमारे संविधान को लागू होने के बाद आई है। इसलिए माय स्टूडेंट्स यहां केवल ए। ज्यादा लोग ए में हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, 1930-32 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये इनमें से 2 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्हें पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। सी, ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी। डी, ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। मैं स्टूडेंट, ये यूपीएससी का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। प्लीज इसको तुम लोग सॉल्व करो, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम लोगों के ऊपर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक से देखो, ये लोग सही आंसर नहीं किया। यूपीएससी का क्वेश्चन है माय स्टूडेंट, और अगर इस क्वेश्चन को तुम करेक्ट कर देते हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा। ट्राई करो। इसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। चॉइस नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
कांग्रेस भाग ले या ना ले, कोई सेक्शनल इंटरेस्ट दिखाए, उसे क्या मतलब है? सबसे क्लोज चॉइस नंबर डी था। चॉइस नंबर डी इसका उत्तर होना चाहिए था। अंकुर चॉइस डी कहीं दिखा है कि नहीं? डी था। यस। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, सांप्रदायिक पंचायत गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर लाया गया था। 2, इसमें भारत के सभी जातियों और संप्रदायों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। बी फास्ट माय स्टूडेंट, समय कम है, काम ज्यादा है। एक है, सांप्रदायिक पंचायत गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर लाया गया था। 2, इसमें भारत के सभी जातियों और संप्रदायों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम सी है। ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक करेक्ट है, दूसरा गलत है। इसमें सभी जातियों और संप्रदायों को क्यों दिया जाएगा? बच्चे, अब तुम लोग गंभीरता से पढ़ाई करो। अब मॉडर्न हिस्ट्री लास्ट फेज में चल रहा है। पहले नेशनल मूवमेंट में 2-3 दिनों में आपको फ्रीडम मूवमेंट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। आज इस वीक में संभव है, और अगले वीक में आप लोगों का पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा होगा। तो मैं स्टूडेंट्स, अब तुम लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ और एक क्वेश्चन पर गौर से ध्यान दो। यहाँ का क्वेश्चन केवल एक सही है। क्या अंकुर, क्या पोजीशन है बच्चों का? अपनी प्रारंभिक सफलता के उपरांत स्वराज पार्टी का जनाधार तेजी से क्षीण हुआ, इसके कारण थे। अपनी प्रारंभिक सफलता के उपरांत स्वराज पार्टी का जनाधार तेजी से क्षीण हुआ, इसके कारण थे। एक, 1919 के अधिनियम के तहत निर्वाचित सरकारों को बहुत कम शक्ति दी गई थी। दूसरा, भारत में उभर रहे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति। कोशिश करो। इसमें बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। इसका आंसर मैं ही बोल देता हूं, सी आंसर है, मिला लो अंकुर। इसका आंसर सी होगा। सी आ रहा है? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ था। अगर एक आध गलत भी हुआ होगा तो चिंता मत करना। कभी कभी ये एकदम एग्जैक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन डाला था और देखा था कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अब हम आपको कल जहां छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। और कल आपको याद होगा, कल हम लोग कहां तक देखा था हम लोगों ने? ये क्वेश्चन और है। अच्छा, हाँ। निम्नलिखित में कौन सा मुद्दा असहयोग आंदोलन का तात्कालिक कारण बना था? गौर करके देखो, तात्कालिक कारण इन चारों में कौन सा मुद्दा तात्कालिक कारण बना था? अभी बच्चे पीछे वाले पर ही हैं। क्या आ रहा है अभी तक ज्यादातर? कौन सा असहयोग आंदोलन का तात्कालिक कारण बना था? ए, जालियानवाला बाग नरसंहार। बी, जालियानवाला बाग नरसंहार। बी, हंटर कमीशन की रिपोर्ट का प्रकाशन। तीसरा, सी, खिलाफत का मुद्दा, डी, रॉलेट एक्ट। बी फास्ट। सबसे जो तात्कालिक मुद्दा था वो था खिलाफत का मुद्दा। जो सबसे बड़ा असहयोग आंदोलन का जो मुद्दा था तात्कालिक, देखो कौन सा मुद्दा असहयोग आंदोलन का तात्कालिक कारण बना? तात्कालिक कारण था खिलाफत का मुद्दा। रॉलेट वाला पहले हो गया था। रॉलेट के बाद तुम देखते हो जालियानवाला बाग भी पहले हो गया था, हंटर कमीशन की रिपोर्ट का प्रकाशन भी। लेकिन जो तात्कालिक मुद्दा जिस पर आया था वो था खिलाफत का मुद्दा। दैट इज द करेक्ट। किसी ने सी किया है कि नहीं अंकुर? ओके।
तो माय स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, आज का क्वेश्चन मैंने थोड़ा टफ रखा है, तो इसलिए हो सकता है कुछ गलत होगा। एक्चुअली तो मैं स्टूडेंट्स पहले मैं आपको समाजवाद और वामपंथ पढ़ा दूं। मैंने आपको बताना चाहा कि देखिए समाजवाद, तुम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं तुमको पहले समाजवाद समझा दूं। यहां पर देखिए, अब ये तुम लोगों को दिख रहा है, ब्लॉक पर नजर डालना जरा सा, ये मैंने डायग्राम भी बना दिया है। जैसे ऐसा माना जाता है कि 1920 तथा 1930 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो दो धाराएं थी, राजनीतिक धारा और आर्थिक धारा, ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य भी बदलने लगा। क्या अब लक्ष्य हो गया? तो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी। और आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? मैंने बताया, आर्थिक पुनर्वितरण, कि धनी लोगों से छीनो और निर्धन लोगों तक पहुंचाओ। तो जब आप धनी लोगों से अतिरिक्त धन छीन कर निर्धन लोगों तक लाते हो, उसको कहते हैं आर्थिक पुनर्वितरण। तो इस काल में आपने देखा कि आर्थिक पुनर्वितरण पर विशेष बल दिया गया। अब मैं आपको बताना चाहता कि समाजवाद होता क्या है। मतलब आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, वो अलग बात है। समाजवाद क्या होता है? तो समाजवाद, तुम्हारे मन में 3-4 शब्द है, सारे शब्द स्पष्ट करूंगा। समाजवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, इन सब में क्या संबंध है मैं आपको बताना चाहता। देखिए, प्रजातांत्रिक समाजवाद, इन सब में क्या अर्थ है? देखो बच्चों, तुम लोगों को शायद मैंने जो कल अनाउंसमेंट किया है, वो अनाउंसमेंट शायद तुम लोगों को पता नहीं चला होगा। जैसे ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले तो चलो मेरी मजबूरी है, क्योंकि लिमिटेड क्लासरूम में सीट होती है, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो ऑफलाइन में इंटरेस्टेड होंगे उनको तो फिर वो फी देनी पड़ेगी। लेकिन जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, उसमें ऑनलाइन लाइव में मैंने 25% लेस किया है, और जितना रिकॉर्डेड कोर्स है मेरा, उन सबको हमने 50% लेस कर दिया है। आप लोग इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके पता कर लेना, आपको रिकॉर्डेड और पेन ड्राइव कोर्स वो सस्ते कॉस्ट पर आपको मिल जाएगा। तो आप में से जो एफोर्ड नहीं कर सकते, वो रिकॉर्डेड और पेन ड्राइव कोर्स ले लो, वो आपको बहुत उपयोगी होगा और ऑप्शनल की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे संगीता, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आप अगर कम पेमेंट करना चाहती हो तो आप रिकॉर्डेड कोर्स और पेन ड्राइव कोर्स ले सकती हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि समाजवाद का मतलब होता है उत्पादन और वितरण के साधन पर सामूहिक नियंत्रण। लेकिन जो समाजवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर है? तो जो अंतर भारतीय है और पंजाबी में है, जो अंतर भारतीय और बंगाली में है, जो अंतर भारतीय और बिहारी में है। मतलब समाजवाद एक बृहत्तर धारणा है और मार्क्सवाद उसी का अंग है। जैसे यहां पर तो मैंने दिया है कि देखो, शायद लगता है ये डायग्राम से तुम्हें क्लियर होगा या नहीं, मैं कलम से लिख देता हूं तो तुमको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए, समाजवाद है, तो समाजवाद कहता है कि उत्पादन एवं वितरण के साधन पर सामूहिक नियंत्रण होना है। तो ये उत्पादन और वितरण के साधन पर सामूहिक नियंत्रण कहता है, वहां तक तो बात सही है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि वो होगा कैसे। मुख्य जो मतभेद है वो प्रक्रिया के ऊपर है कि प्यार से, तो अगर किसी को कहोगे प्यार से कि भाई आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, गरीबों को दे दीजिए, गरीबों का कल्याण करिए, तो प्यार से तो कोई मानेंगे नहीं। इसमें दो लक्ष्य इसमें है। एक है जो मानता है वर्ग समन्वय। वर्ग समन्वय का मतलब हुआ प्यार मोहब्बत से लोगों को बहला फुसलाकर, मतलब उसको प्यार मोहब्बत से राजी करके कि देखिए आपके जो बाकी भाई बिरादर हैं वो निर्धन हैं, वो बेचारे आप ही के भाई बिरादर हैं, उन पर थोड़ा रहम कर लीजिए और अपना अतिरिक्त धन उनके लिए छोड़ दीजिए। तो अगर उनको प्यार से मन में करुणा का भाव जगा कर राजी कर लोगे, तो चिंतकों का एक वर्ग ऐसा है जो
जो ऐसा मानकर चलता है कि हम उन्हें वर्ग समन्वय यानी उनको प्यार मोहब्बत से राजी कर लेंगे, अपने भाई बिरादर के प्रति करुणा का भाव जगा देंगे। तो ऐसा जो सोचते हैं उसमें गांधी हैं, लियो तोल्स्टॉय हैं। तो गांधी और तोल्स्टॉय वगैरह जैसे जो नेता हैं वो ऐसा सोचते हैं। गांधी, तोल्स्टॉय आदि नेता ऐसा सोचते हैं। इनको कहा गया यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक या अत्यधिक आदर्शवादी। घबराना नहीं, मैं एक एक शब्द मेंशन करता हूं। यूटोपियन कहते हैं काल्पनिक अथवा अत्यधिक आदर्शवादी को। ये काल्पनिक या अत्यधिक आदर्शवादी इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम मानकर चलते हैं, जरा गौर करके देखना, कि जो यूटोपियन या अत्यधिक काल्पनिक या आदर्शवादी हैं वह यह मान करके चलते हैं कि इनका जो कहना है वो ये है कि देखिए, हम प्यार से परिवर्तन ला देंगे। तो ये इसलिए इसको काल्पनिक या अत्यधिक आदर्शवादी कहा गया, क्योंकि इस तरह की जो अवधारणा है यह एक पुस्तक में है। 16वीं सदी में एक ब्रिटिश चिंतक था, उसका नाम था सर टॉमस मूर। तो सर टॉमस मूर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था यूटोपिया। यूटोपिया में एक ऐसी आदर्श समाज की परिकल्पना की गई थी जिसमें केवल सभी लोग आर्थिक रूप से सभी लोगों को पर्याप्त है, कोई न बहुत धनी है न कोई निर्धन है, सभी लोग सुख से जी रहे हैं, किसी को कोई कमी नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं इसको उसने पहली बार मेंशन किया है, उसको आर्थिक पुनर्वितरण कहा जाता है। तो चूंकि आर्थिक पुनर्वितरण वहां है और वहां पर कोई झगड़ा नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई तनाव नहीं है, लोग प्यार से अपना अपना एक दूसरे के लिए छोड़ रहे हैं, वो जो बात है उसको एक आदर्श समाज की परिकल्पना यूटोपिया में की गई। तो जो भी ऐसा काल्पनिक या आदर्श, लेकिन ऐसा समाज व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है, व्यवहारिक जीवन में यूटोपिया जैसा समाज नहीं है। तो अब मन में मान लिया गया कि देखो यूटोपिया में जो बातें लिखी गई है वो बातें हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन ये बातें हैं काल्पनिक। इसलिए जो भी बातें अधिक काल्पनिक जैसी लगती हैं उनको यूटोपियन कहा जाता है। ये समाजवाद को माना गया कि काल्पनिक है, स्वेच्छा से कोई अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता। अब दूसरा ग्रुप है जो वर्ग संघर्ष को मानता है। वर्ग संघर्ष ये कहता है देखो, प्यार से तो नहीं छोड़ेंगे, वो प्यार से अपना हक नहीं छोड़ेंगे, प्यार से वो वितरण नहीं करेंगे। उसके लिए वर्ग संघर्ष मतलब उनको जबरन बल प्रयोग करके मतलब उनको करने के लिए मजबूर करना होगा। अब उसमें भी दो ग्रुप हो गए। एक है जो कहते हैं हिंसक क्रांति, तो जो मानते हैं हिंसक क्रांति के माध्यम से होगा, जो ऐसा मानते हैं कि हिंसक क्रांति के माध्यम से होगा, जो हिंसक क्रांति के माध्यम से बताते हैं वो हैं मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी। यानी मार्क्सवाद हिंसक क्रांति के माध्यम से कहता है। उसका कहना है कि प्यार से तो हो ही नहीं सकता और हिंसक क्रांति से माध्यम से होगा। मतलब मजदूरों में जो औद्योगिक श्रमिक हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उनमें वर्ग चेतना लानी होगी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उनमें वर्ग चेतना आएगी, वो इकट्ठा होंगे, सिस्टम पर हमला करेंगे। उसने दो शब्द का कार्ल मार्क्स ने प्रयोग किया, सर्वहारा और बुर्जुआ। औद्योगिक श्रमिक को कहा सर्वहारा और जो पूंजीपति वर्ग है उनको बुर्जुआ कहा। तो कहा कि सर्वहारा में वर्गीय चेतना आएगी, सर्वहारा बुर्जुआ पर हमला करके और बुर्जुआ से उनकी सत्ता छीन लेंगे, उनको बलपूर्वक दबा देंगे और बुर्जुआ से पावर छीन लेंगे और फिर वह बुर्जुआ की प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करके उनको सर्वहारा बना देंगे, तो सभी सर्वहारा हो जाए। तो उनका एक आदर्श परिकल्पना है कि हम शक्ति के बल पर, जो मैं विश्व इतिहास में आपको मार्क्सवाद डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, यहाँ पर तो डिटेल्स नहीं, यहाँ पर तो केवल झलक देनी है कि उनका कहना है क्रांति का 3 चरण निर्धारित किया। पहला चरण में उसने कहा कि ऐसा करेंगे कि पहला चरण में जो
सर्वहारा है उसमें वर्गीय चेतना पैदा करेंगे और उस वर्गीय चेतना पैदा करके एक सर्वहारा क्रांति लाएंगे, सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। और सत्ता पर कब्जा करने उसको पहला चरण कहा डायरेक्ट एक्शन, मतलब हम डायरेक्ट एक्शन लेकर सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। दूसरा कहा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास। उसके बाद सर्वहारा वर्ग तानाशाही व्यवस्था स्थापित करेगी और तानाशाही व्यवस्था में वह बुर्जुआ के प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त कर देगी और फिर क्रांति का विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात करेगी। उसे पूरी दुनिया में सर्वहारा क्रांति हो जाएगी। जब तीसरा चरण में जब क्रांति आएगी तो उसका कहना है कि अब एक ही वर्ग बच जाएगा, सर्वहारा वर्ग, क्योंकि बुर्जुआ को तब तक समाप्त कर दिया जाएगा। बुर्जुआ को समाप्त करने का मतलब मार देना नहीं है, उनकी निजी संपत्ति को समाप्त कर दोगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो सर्वहारा हो जाएगी। और क्रांति को अन्य क्षेत्र में प्रसार करोगे तो सारी दुनिया में क्रांति हो जाएगी, तो विश्व क्रांति हो जाएगी। और जब विश्व क्रांति होगी तो उसी के साथ, विश्व क्रांति के साथ पूरी दुनिया में अब एक ही राज्य होगा, सर्वहारा का राज्य, और एक ही वर्ग होगा, सर्वहारा वर्ग। तो जो तीसरे चरण की उसने परिकल्पना की थी, उसके लिए उसने साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया था, कम्युनिज्म शब्द का। एक कम्यून शब्द से आया है। फ्रांस की क्रांति में, फ्रांस की क्रांति के मध्य किसानों और श्रमिकों का एक संगठन बना था जिसको कम्यून बोलते हैं। उसी कम्यून शब्द से कम्युनिज्म आया। तो उसने इसी में कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग किया। जो क्रांति का तीसरा चरण मैंने बताया, उसके लिए कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग किया, परंतु चरण तो कभी आया ही नहीं। तो जो दूसरा चरण है सर्वहारा का तानाशाह यानी मार्क्सवाद, तो साम्यवाद या कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग मार्क्सवाद के पर्यायवाची के रूप में ही होता जाता। तो यह आपने देखा मार्क्सवाद। अब तीसरा चरण है, ये है, और इसमें दूसरा वर्ग है, वो है प्रजातांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से वर्ग संघर्ष। प्रजातांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से वर्ग संघर्ष। तो प्रजातांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से जो वर्ग संघर्ष कहते हो, ये है प्रजातांत्रिक समाजवाद। प्रजातांत्रिक समाजवाद मतलब ये कहता है कि देखो, वर्ग संघर्ष का लक्ष्य तो प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्यार से तो लोग अपना हक छोड़ेंगे नहीं। लोगों को शक्ति के बल पर बदलवाना होगा, लोग स्वेच्छा से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसका यह कहना है कि लेकिन हम इसको संसदीय संस्था के माध्यम से कानून बनाकर, जैसे प्रजातांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से वर्ग संघर्ष कैसे करोगे, तो संसद कानून बनाएगी कि भाई इतनी बीघे जमीन से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होगी, जिसके पास अतिरिक्त भूमि होगी उसको छीन ली जाएगी। तो अतिरिक्त भूमि छीन लोगे तो क्या होगा, आर्थिक पुनर्वितरण होगा, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। धनी लोगों से कानून बना करो संपत्ति लेकर और निर्धनों में बांटोगे, तो वो भी तो समाजवाद है, लेकिन वो प्रजातांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से है, उसमें हिंसा नहीं, वो प्रोसेस है। तो कार्ल मार्क्स इसकी आलोचना करता है। कार्ल मार्क्स बोलता है कि देखिए, आप ये बुर्जुआ वर्ग का साजिश है, क्योंकि जिसको आप पार्लियामेंट कहते हो, संसदीय संस्था या प्रजातांत्रिक संस्था कहते हो, उसमें बुर्जुआ वर्ग का ही कब्जा होता है। बुर्जुआ वर्ग कभी भी आर्थिक पुनर्वितरण नहीं होने देगा, वो नौटंकी करता है केवल पार्लियामेंट्री संस्था चलाने का। इसलिए कार्ल मार्क्स इस पद्धति में विश्वास नहीं करता है, बल्कि प्रजातांत्रिक समाजवादी को भी वो बुर्जुआ ही बोलता है। कार्ल मार्क्स के लिए सिर्फ यही पद्धति काफी है। इस तरह से तीन ग्रुप हो गए। इधर तो खैर गांधीवादी वगैरह हो गए, इनको तो समाजवादी सही मायने में कहा ही नहीं जा सकता। राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान तुम देखोगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, शौकत उस्मानी, एम सिंगार बेलू, ये सब इस ग्रुप में है, मार्क्सवादी। और दूसरे ग्रुप में जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और बाकी जो नेतागण हैं, जिसमें कांग्रेस समाजवादी दल के नेता हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये सब इस प्रजातांत्रिक समाजवादी। नेहरू भी प्रजातांत्रिक समाजवादी में, उनको फेबियन समाजवादी भी कहा। तो यही फर्क है। अंकुर, पहले बताओ मेरे स्टूडेंट्स का कि कोई प्रॉब्लम है?
बुर्जुआ कहते हैं पूंजीपति वर्ग को, कार्ल मार्क्स ने नाम दिया है, कार्ल मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ का नाम दिया, तो बुर्जुआ वर्ग वहीं से शब्द है। भगत सिंह का यह है मार्क्सवाद। भगत सिंह विशुद्ध मार्क्सवादी था, और मार्क्सवादी के लिए ही साम्यवादी शब्द का प्रयोग करो। मैंने क्या कहा कि कार्ल मार्क्स ने जो क्रांति के 3 चरण बताए थे, उसमें तीसरा चरण में अगर क्रांति पहुंच जाती तब वो होता साम्यवाद, लेकिन तीसरा चरण में क्रांति पहुंची नहीं, तो मार्क्सवाद के लिए साम्यवाद शब्द का प्रयोग होता है। तो भगत सिंह है वो मार्क्सवादी है, साम्यवाद वही है मार्क्सवाद। जैसे मार्क्स ने क्रांति के 3 चरण, रवि कुमार मैंने जो समझाया है लगता है गौर से आपने नहीं सुना है। मैंने कहा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार क्रांति के 3 चरण होंगे। क्रांति का पहला चरण में सर्वहारा वर्ग जो औद्योगिक श्रमिक हो सत्ता पर कब्जा करेगा। दूसरा चरण में वो 2 काम करेगा, एक तो अपने यहां बुर्जुआ को मिटाएगा, बुर्जुआ की संपत्ति को समाप्त करके बुर्जुआ को सर्वहारा बनाएगा। दूसरी तरफ वो अन्य क्षेत्रों में क्रांति को भेजेगा, अन्य जगहों पर क्रांति करवाएगा, उसको कहते हैं क्रांति का निर्यात। उससे पूरी दुनिया में क्रांति हो जाएगी। जब तीसरा चरण में हम पहुंचेंगे तब तक बुर्जुआ समाप्त हो चुका होगा, पूरी दुनिया में सर्वहारा क्रांति हो चुकी होगी, तो पूरी दुनिया में एक ही राज्य होगा सर्वहारा का राज्य, और एक ही वर्ग होगा सर्वहारा वर्ग। उसको उसने कहा वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज। तो वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज जिसको कार्ल मार्क्स बोलता है, उसी के लिए साम्यवाद शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन वो तो तीसरा चरण तो कभी आया ही नहीं, वो तो दूसरे चरण में ही क्रांति रुक गई। तो मार्क्सवाद के लिए साम्यवाद शब्द का प्रयोग शुरू। रवि कुमार, मेरे विचार से तुम समझ गए होगे। अरे साम्यवाद का अंग्रेजी शब्द हिमांशु कम्युनिस्ट है। हिंदी में साम्यवादी कहो, अंग्रेजी में कम्युनिस्ट कहो। कम्युनिस्ट और साम्यवादी दोनों एक है, एक हिंदी शब्द है, एक अंग्रेजी शब्द है। यूटोपियन समाजवाद का मतलब काल्पनिक समाजवाद, जहां ज्यादा आदर्शवाद हो। लगता है तुम लोग मेरी बात को गौर से नहीं सुनते, और जब मैं बोलता रहता हूं तुम लोग कुछ और सोचते रहते हो। अगर सामने क्लास में बैठे रहते ना तो मेरी डांट भी तुमको पड़ सकती थी। जैसे फिर मैं एक बार बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना मेंटली अलर्ट हो। जब जिस समय मैं मेंटली अलर्ट कहूं सभी लोग मेंटली अलर्ट हो जाओगे, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊं या ऑनलाइन पढ़ाऊं, एक भी लड़का ना ये ना कहे कि हम नहीं समझ पाए। देखिए, यूटोपियन का मतलब है अत्यधिक आदर्शवादी या काल्पनिक। इसका जन्म कैसे हुआ बताता हूं। एक्चुअली ब्रिटेन में 16वीं सेंचुरी में, 16वीं सदी में एक अंग्रेज लेखक था, उसका नाम था सर टॉमस मोर। नाम याद रखना जरूरी नहीं। उसने एक पुस्तक लिखी यूटोपिया। उसमें उसने एक आदर्श का मतलब होता है अत्यधिक काल्पनिक, मतलब उसने एक ऐसे अच्छे समाज की तस्वीर खींची जो समतामूलक समाज है, जहां पूरी समानता है, किसी का आपस में संघर्ष नहीं है, न कोई धनी है न कोई गरीब है, सभी एक तरह से जी रहे हैं। इस पर कुछ ऑथर ने कहा कि देखो भाई, इसने लिखा है तो बड़ी अच्छी चीज, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है, व्यवहारिक जगत में ऐसा संभव नहीं। वहीं से ये मुहावरा चल निकला यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब है जो व्यवहारिक रूप में संभव नहीं हो, अत्यधिक आदर्शवादी हो, अत्यधिक काल्पनिक हो। तो जो पहले प्रकार के समाजवादी हैं, इसको जो मैंने बताया, इनका कहना है कि हम लोगों के मन में, धनी लोगों के मन में करुणा का भाव जगाकर हम आर्थिक पुनर्वितरण कर लेंगे और समाजवाद ला देंगे। तो चूंकि इनका कहना है कि हम लोगों के मन में करुणा का भाव जगाकर कर लेंगे, इसलिए ये कहलाए यूटोपियन, यानी अति आदर्शवादी है और व्यवहारिक है, इसलिए इनको यूटोपियन कहा गया। तो किसने क्वेश्चन पूछा था मिस्टर अंकुर? हिमांशु, आप क्लियर हुए? प्लीज कंफर्म मी। क्लियर है हिमांशु? ओके, आगे बढ़ूं? बच्चे लोग ओके हैं? कोई फर्दर क्वेश्चन?
अब समाजवाद को प्रेरणा क्यों मिली, तो हमने 3 कारण आपको काउंट कराए हैं। 1917 में सोवियत रूस में मार्क्सवादी क्रांति, वहां पर दुनिया की पहली दुनिया की पहली समाजवादी सरकार बनी और वहां पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हुई। तो कहते हैं खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। जब सोवियत रूस में समाजवादी व्यवस्था कायम हुई तो पूरी दुनिया में समाजवाद फैलने लगा और भारत तो एशिया में नजदीक ही था सोवियत रूस से, और तो भारत में भी विचारधारा छन छन कर आने लगी। और सबसे बढ़कर सोवियत रूस ने इतना ही नहीं माय स्टूडेंट्स कि सोवियत रूस ने समाजवादी व्यवस्था कायम की, बल्कि निजी संपत्ति को समाप्त कर और जैसा आर्थिक विकास की गति शुरू कर दी उसने, सोवियत रूस ने वहां पर आर्थिक योजना लाई 1928 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में ही सोवियत रूस की यात्रा कर ली थी। तो जब सोवियत रूस की जो समाजवादी पार्टी सफल रही तो भारत में भी समाजवादी विचारधारा को प्रेरणा मिलने लगी। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि 1920 में जब गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो बहुत सारे ऐसे युवा नेता थे जो वैसे भी गांधीवादी समाधान से खुश नहीं थे। वो गांधी जी के आदर्शवादी विचारों से बहुत प्रभावित नहीं थे। तो वैसे जो हमारे युवा नेता थे वो समाजवाद की तरफ आकर्षित हुए। और तीसरा कारण है कि 1929-30 में विश्व में एक आर्थिक मंदी आई। 1929-30 में विश्व में एक आर्थिक मंदी आई। तो जो आर्थिक मंदी है वो उसकी चर्चा शायद कल मैंने की होगी या नहीं किया है, मुझे याद नहीं है ठीक से। आर्थिक मंदी पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन और उपभोग उसमें असंतुलन आ जाता है और बीच बीच में मंदी आती है। 1929-30 में जो आर्थिक मंदी आई वो बहुत भयंकर मंदी थी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि 1929-30 की जो आर्थिक मंदी थी उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूलभूत कमजोरियों को उद्घाटित कर दिया। इसलिए अब समाजवाद की तरफ आकर्षण बढ़ जाना स्वाभाविक था। बल्कि 1936 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा, मैं मानता हूं कि भारत और विश्व की समस्या की एकमात्र कुंजी है वो है समाजवाद। आप समझ सकते हो कि भारत और विश्व की समस्या का एकमात्र कुंजी समाजवाद है। ये 3 फैक्टर अब मैं फिर रिवाइज करा रहा हूं। एक 1917 की रूसी क्रांति, दूसरा 1920 में गांधीवादी नेतृत्व से मोह भंग, और तीसरा है 1929-30 की आर्थिक मंदी। ये है भारत में समाजवादी विचारधारा की प्रगति के कारण। अब मैं स्टूडेंट्स एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक शब्द मुझे और आपको बताना है, वो है वामपंथ। ये देखो, ये पीछे हमने वामपंथ क्लास में कल या परसों चर्चा की थी, लेकिन पता नहीं अब आपको याद है या नहीं है। देखिए, ये वामपंथ शब्द है उसको अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्टिज्म, और ये शब्द का ओरिजिनेशन फ्रांस की क्रांति के मध्य हुआ। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो क्रांति के बाद वहां पर एक विधान मंडल बना, एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें जैसे मैं खड़ा हूं तो मुझे मान लीजिए स्पीकर हूं, तो मेरे दाएं भाग में जो मेंबर्स बैठे हुए थे और बाएं भाग में मेंबर्स बैठे हुए थे। तो दाएं भाग में जो मेंबर बैठे हुए थे संयोग से वो राजा के पक्षधर थे, जो परिवर्तन को रोकना चाहते थे कि पुरानी व्यवस्था कायम हो जाए, राजतंत्र को फ्रांस में स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि राजतंत्र को समाप्त होने के कगार पर था। और इधर बाएं भाग में जैकोबियंस बैठे हुए थे। आप लोगों ने जैकोबियंस का नाम सुना होगा, वो सब बड़े उग्र थे, वो उग्र सुधार की बात करते थे। तो जो अब उग्र सुधार की बात करते उनको वामपंथी कहा जाने लगा, और जो परिवर्तन विरोध की बात करते उनको दक्षिणपंथी कहा जाने लगा। तो वहीं से वामपंथी और दक्षिणपंथी सब चल निकला। तो माय स्टूडेंट्स, ये जो साम्यवादी, मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट हैं उनके लिए वामपंथी शब्द का प्रयोग होता है। तो वामपंथी शब्द जब से वामपंथ का उद्भव में ये और कुछ हद तक ये समाजवादी और साम्यवादियों के लिए वामपंथी शब्द का प्रयोग होता है, समाजवादी और साम्यवादियों के लिए। ओके,
तो जब भी वामपंथ शब्द आप सुनोगे तो उसका मतलब आप यह समझ। अंकुर सब ओके है? अंकुर जो बोलते ही नहीं हो तो। ये पीछे ओके है ना? 20 सेकंड से पहले वही ना। अब देखो, भारतीय राजनीति में समाजवादी और वामपंथी आंदोलन की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कम्युनिस्ट आंदोलन की बात करते हैं। जब सोवियत रूस में कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई तो सोवियत रूस में एक नेता था, उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, जो सोवियत रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव भी बना, वहां का एक तरह से प्रेसिडेंट भी बना। तो चूंकि सोवियत रूस जिस समय साम्यवादी व्यवस्था कायम हुई, तो मैं आपको बताना चाहता, साम्यवाद और मार्क्सवाद एक ही है, चिंता मत करना। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जब वहां स्थापित हुई एक ही है। तो फिर उसने अपना लक्ष्य बनाया दुनिया में क्रांति को फैलाना। तो दुनिया में क्रांति को, साम्यवादी क्रांति को फैलाना, तो एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई, उसका नाम था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को स्थापित करने का उद्देश्य ही था कि पूरी दुनिया में हम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के माध्यम से साम्यवादी विचारधारा को फैला दें। ओके, तो अब उसी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में हिस्सा लेने के लिए एक भारत का कम्युनिस्ट लीडर गया, जिसका नाम था एम.एन. रॉय। उनका बंगाली थे, उनका अर्लियर नेम था नरेंद्र भट्टाचार्य, बट ही इज नोन एज एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय गए। जब वहां गए तो लेनिन के साथ उसका एक विवाद भी हुआ, जिसको लेनिन रॉय विवाद कहते हैं, हालांकि उसे कोई मतलब नहीं है। पहली बार एम.एन. रॉय ने रूस के, सोवियत रूस के ताशकंद में, अब तो ताशकंद वहां नहीं है, लेकिन सोवियत रूस के ताशकंद, तब ताशकंद सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था, तब उसका विघटन नहीं हुआ था। तो सोवियत रूस के ताशकंद में उन्होंने पहली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना। ये 1920 की पहली घटना। लेकिन जिसको तुम औपचारिक रूप में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहोगे, वह शुरुआत 1925 से मानो। 1925 में कानपुर में मद्रास का एक कम्युनिस्ट लीडर था, उसका नाम था एम सिंगारवेलु। एम सिंगारवेलु की अध्यक्षता में कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स ने वहां पर एक अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस बुलाया, और वहीं से औपचारिक रूप में कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। और मैं आपको बताऊं कि कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत के बाद कम्युनिस्टों ने किसानों और मजदूरों को संगठित करने के लिए कुछ संगठन भी बनाए। एक संगठन का नाम था वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, माने श्रमिक एंड किसान पार्टी। दूसरे संगठन का नाम था गिरनी कामगार यूनियन। तो इसी तरह के संगठनों की स्थापना की। इसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, उस कम्युनिस्टों ने, जिसमें आप देखोगे श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी सेनगुप्त, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, ये सब उसके नेता से कम्युनिस्ट हो गए। तो यहाँ से औपचारिक रूप में कम्युनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई। और कम्युनिस्ट ने आरंभ में यह निर्णय लिया कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर काम करें और कांग्रेस को समाजवाद की दिशा में मोड़ेंगे। तो पहले तो कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। यह प्रक्रिया चली 1928 में। अब देखो, एक आश्चर्य की बात यह देखोगे, जिस समय भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हुआ है, उसी समय सोवियत रूस में भी कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू चल रहा है। सोवियत रूस में भी, सॉरी, सोवियत रूस तो उसका फादर ही है। और चीन में, जैसे भारत में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, और चीन में लगभग 1921 में हुई थी। वो भी साथ ही साथ दोनों चल रहे हैं। अगर काउंट करोगे इंडिया में ताशकंद वाला, तो 1920 में ही हो चुका था। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सफल रही, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन की परिस्थितियों के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी की रणनीति बनाई। वो जानता था कि हम किसानों की पार्टी हैं। वो जानता था कि चाइना में 85% से 90% जनसंख्या किसानों की है। एक बात और भी आपको बता दूं,
देखो, कार्ल मार्क्स का पूर्वाग्रह यह था कि जो कार्ल मार्क्स है, वो कार्ल मार्क्स का पूर्वाग्रह यह था कि कार्ल मार्क्स ने जो सर्वहारा शब्द का प्रयोग किया था वह केवल और केवल औद्योगिक श्रमिक के लिए, यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, किसानों के लिए नहीं। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी, भाई कार्ल मार्क्स ने ऐसा क्यों किया था? तो बच्चों, ये बात तो मैं आपको समझा पाऊंगा जब मैं आपको विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा, तब मैं इस बात को समझा पाऊंगा, और जल्द ही पढ़ाऊंगा विश्व इतिहास। बल्कि मेरी तो मर्जी है, अगर तुम लोग तैयार हो तो, कि क्या करूं। पहले विचार करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त करने के पश्चात, एंशिएंट मिडिवल में पहले हाथ लगाऊं या वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर तुम लोगों की मर्जी होगी तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ही हाथ लगाऊंगा, वहां पर मैं तुमको समझा पाऊंगा कि भाई कार्ल मार्क्स क्यों औद्योगिक श्रमिक को ही सर्वहारा बोलता था और किसानों को नहीं बोलता था, किसानों को मुख्य भूमिका देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सवाल यह है, औद्योगिक श्रमिक तो वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तुम समझ सकते हो, जहां औद्योगिकरण हो चुका हो। और एशिया में जापान को छोड़ के किसी देश में औद्योगिकरण तो हुआ नहीं था। तो एशिया में तो 85% 90% जनसंख्या प्रत्येक देश में किसानों की थी, और आप किसानों को रोल ही नहीं दे रहे हो। अब देखो चीन ने कितनी बुद्धिमानी की। उसने, जो चीन का नेता है माओ सेतुंग, शायद आपने नाम सुना होगा, उसने कहा कि नहीं, चीन में सर्वहारा होगा किसान, और चीन में जो भी क्रांति होगी वो गांव से नगर की ओर जाएगी, नगर से गांव की ओर नहीं जाएगी। कितनी बड़ी बात उसने कर दी। उसने चीन की परिस्थितियों के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी की व्याख्या कर दी। और भारत के जो कम्युनिस्ट थे, अब जैसे कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया, लेकिन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा मास्को से निर्देशित होती थी। मास्को और लंदन, लंदन में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी, मैं आपको बताऊं। तो कुछ लंदन के कम्युनिस्ट नेता थे, वो निर्देशन देते थे, कुछ मास्को के कम्युनिस्ट नेता निर्देशन देते थे। जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भारत की परिस्थितियों के अनुसार व्याख्या करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कास्ट के क्लास बोलते हैं, यहाँ कास्ट को उसको महत्व देना चाहिए। कास्ट के आधार पर विभाजन, निम्न जाति के लोग हैं उनको सर्वहारा मानकर और उनके साथ जोड़कर तब क्रांति बढ़ाना चाहिए था। लेकिन वो तो बिल्कुल ही वर्ग की बात कर रहा था, क्लास की बात कर रहा था, एकदम रूसी तरीके से मतलब व्याख्या कर रहा था, भारत की परिस्थितियों के अनुसार नहीं कर रहा था। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता एक चीज इस संदर्भ में, कि एक और भी त्रुटि हुई। त्रुटि यह हुई कि जो जब भी कम्युनिस्ट पार्टी मास्को से जो निर्देश देता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वही काम करती। जैसे अब 1928 में वहां पर स्टालिन था, लेनिन मर चुका था, तो उसका उत्तराधिकारी स्टालिन हुआ। स्टालिन ने कहा कि देखो, जहां दुनिया में जहां भी कम्युनिस्ट पार्टी है उसको बुर्जुआ वर्ग से संबंध तोड़ लेना चाहिए। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो पहले कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रही थी, उसने कांग्रेस से अपना संपर्क तोड़ लिया। परिणाम क्या हुआ कि वैसे भी कम्युनिस्टों पर सरकार ज्यादा, जो ब्रिटिश सरकार थी यहां भारत में शासन कर रही थी, वो कम्युनिस्टों से ज्यादा परेशान रहती थी, कम्युनिस्टों पर ज्यादा क्रुद्ध रहती थी। और जब उसने बीच बीच में उस पर कुछ कुछ मुकदमे भी लाती थी, कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करती थी। जैसे 1922 में पेशावर षड्यंत्र केस लाया, उसमें कुछ कम्युनिस्ट लीडर को गिरफ्तार किया। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस लाया। और जब 1928 में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से जुदा हो गई, तो उसका मौका देखकर 1929 में उसने मेरठ षड्यंत्र केस लाया। और मेरठ षड्यंत्र केस 2.5 वर्षों तक चला, सबसे बड़ा षड्यंत्र केस था। और एक झटके में भारत में 32 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, 32। इसमें 3 ब्रिटिश थे, ब्रैडली, दत्त और हचिनसन। इस प्रकार से कम्युनिस्ट मूवमेंट को ब्रिटिश ने दबाने की भरपूर कोशिश की। और 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो कम्युनिस्ट अपना अलग काम कर रहा था। खैर एनीवे, अब देखिए फिर देखिए, अब 1933 में यूरोप की राजनीति में देखो हिटलर का उद्भव हुआ। और सोवियत रूस के बगल में जर्मनी है, वहां पर हिटलर का उद्भव ने स्टालिन को डरा दिया। और स्टालिन के मन में कहीं ना कहीं लड्डू फूटने लगा कि चूंकि हिटलर इधर
सोवियत रूस का भी शत्रु था और उधर ब्रिटेन और फ्रांस का भी शत्रु था। तो ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता सोवियत रूस को जर्मनी के अगेंस्ट में मिलेगी, ऐसी उम्मीद उसको जगने लगी। तो उसने फिर 7वीं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बुलाया और कहा कि दुनिया भर के कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए कि वह एक प्रजातांत्रिक पार्टी के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाए। अब यह आदेश जारी किया, बस तुरंत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दत्त ब्रैडली एक फार्मूला लाकर और उस आधार पर 1936 में फिर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, फिर मुख्यधारा में जुड़ गई। और 1936 से 1942 के बीच कम्युनिस्टों ने भारत में अपना कुछ आधार भी बनाया। उसने आंध्र प्रदेश में अपना आधार बनाया, पंजाब में अपना आधार बनाया, और आंध्र प्रदेश, पंजाब और केरल में उसने अपना, केरल का ही नेता है EMS नंबूद्रिपाद, आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस नेता थे, केरल को आधार बनाया। लेकिन फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने एक गलती की, जब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी उससे बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटेन के अगेंस्ट में था और उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी हो गई थी कि सोवियत रसिया पर जर्मनी ने हमला कर दिया था और ब्रिटेन सोवियत रूस को बचाने के लिए लड़ रहा था। तो कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि नहीं, अभी नहीं, अभी सोवियत रूस प्री पीपुल्स वॉर लड़ रहा है, सोवियत रूस अभी कम्युनिस्ट पार्टी को बचाने के लिए लड़ रहा है, इसलिए हमें अभी सोवियत रूस को बचाना चाहिए। सोवियत रूस अभी कम्युनिस्ट पार्टी को बचाने के लिए, ब्रिटेन अभी सोवियत रूस को बचाने के लिए लड़ रहा है, इसलिए ब्रिटेन प्री पीपुल्स वॉर लड़ रहा है, इसलिए हमको ब्रिटेन के अगेंस्ट में कोई मूवमेंट नहीं छेड़ना, और भारत छोड़ो आंदोलन से बाहर रहा। तो कम्युनिस्ट पार्टी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गलती यह रही, उसने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप की व्याख्या ही नहीं। तो एक तरफ तो एक धारा तो आपको यह मिला है कम्युनिस्ट पार्टी की, दूसरी धारा आपको मिली कांग्रेस समाजवादी दल। अब ये क्या है? तो कुछ कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा वाले नेता थे, तब नासिक जेल में कैद थे। तो नासिक जेल में इन्होंने तय किया कि हम लोग एक समाजवादी दल बनाएंगे, लेकिन हाँ, इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से अलग होकर काम नहीं करेंगे, कांग्रेस के अंदर रहकर काम करेंगे और कांग्रेस को हम समाजवाद की दिशा में मोड़ेंगे। फिर बाद में जेल से निकले तो 1935 में इन्होंने 1934 में बॉम्बे में बैठक बुलाई और 1934 के बॉम्बे बैठक में इन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल CSP बोलते हैं उसकी स्थापना की और 1935 के मेरठ थीसिस लाकर उन्होंने अपना लक्ष्य स्पष्ट किया। तो कांग्रेस के अंदर ही काम करते रहे और कांग्रेस को समाजवाद की दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करते रहे। लेकिन एक बात में स्पष्ट थे कि अगर राष्ट्रवादी और समाजवादी इन दोनों लक्ष्यों में टकराहट होती है तो हमें प्राथमिकता राष्ट्रवादी लक्ष्य को देना, समाजवादी लक्ष्य। तो जब इनका समाजवादी लक्ष्य सेकेंडरी है तो क्या परिवर्तन आएगा? तीसरी तरफ क्या है कि आपको मिला होगा कि कांग्रेस पर समाजवादी विचारधारा का, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता हैं, वो कांग्रेस पर अपना प्रभाव बना रहे हैं, अब देखो कांग्रेस पर धीरे धीरे समाजवादियों का प्रभाव बढ़ रहा है, युवा नेताओं का। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और उसकी अध्यक्षता करते हुए कहा कि मैं समाजवादी और प्रजातांत्रिक हूं और राजाओं और राजकुमारों में हमें विश्वास नहीं। और 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि भारत और विश्व की समस्या की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। 1937 में उन्होंने फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और लखनऊ अधिवेशन और फैजपुर अधिवेशन में किसानों के पक्ष में बहुत सारे प्रगतिशील कार्यक्रम लाए गए। फिर 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की और सुभाष चंद्र बोस ने उसकी अध्यक्षता की, परंतु हरिपुरा अधिवेशन में ही एक योजना समिति का गठन हुआ। इस योजना समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब देखो दोनों में फर्क है, हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जो योजना समिति बनी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया। तो इस तरह से 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में प्रगति हुई। अब नेक्स्ट वन सेशन त्रिपुरी में होने वाला था और उसमें भी एक घटना हो गई जो मैं आपको बताना चाहता। एक्चुअली हुआ ऐसा
कि धीरे धीरे कांग्रेस पर समाजवादी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो कांग्रेस में जो दक्षिणपंथी रुझान वाले नेता है, दक्षिणपंथी का मतलब तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, जो परिवर्तन, बहुत उग्र परिवर्तन नहीं चाहते हैं या उग्र परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो ऐसे नेता में थे वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन सबको बड़ा कष्ट हो रहा था देखकर कि वह समाजवादी अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता जा रहा है। उसी में ये सब नेतागण गांधी से मिले और गांधी से मिलकर उनको कहा कि बापू आपके रहते क्या हो रहा है, ये समाजवादी धीरे धीरे हावी होते जा रहे हैं और पूरा आंदोलन समाजवाद की दिशा में बोल रहा है। तो गांधी जी ने पहले ही योजना बना ली कि अब की बार क्या करना है। तो 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन होने वाला था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी के इलाज के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। कमला नेहरू बड़ी बीमार चल रही थी, यूरोप गए थे। सुभाष चंद्र बोस यहाँ थे। तो सुभाष चंद्र बोस पहले ही क्या, उन्होंने, गांधी जी ने पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी चाहे। तो पहले तो मौलाना आजाद को राजी करना चाहा, और मौलाना आजाद उस समय कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मेंबर भी थे, आप अध्यक्ष बन जाओ। तो मौलाना आजाद भी कलकत्ता से आए हुए थे। तो मौलाना आजाद को, मैंने कलकत्ता के थे, तो उनका लगता था कि सुभाष को कलकत्ता में इतना गट्स था कि मौलाना आजाद को लगता था कहीं ऐसा ना हो कि मैं कलकत्ता जाऊं तो कहीं मुझ पर लोग बरस पड़े। तो उन्होंने कहा कि बापू मुझे रहने दीजिए, इस पचड़े में मुझे मत डालिए। तो उन्होंने पट्टापी सीतारमैया को उम्मीदवार चुन दिया बिना उनसे पूछे हुए। अब सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगा कि भाई देखो, चूंकि उस समय चुनाव होता नहीं था, एक्चुअली कांग्रेस के कुछ गणमान्य नेता मनोनीत कर देते थे, वही मान्य हो जाता था। कांग्रेस जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति थी उस पर मुहर लगा देती थी, हो गई, वही चुनाव था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि भाई मेरा अध्यक्ष का पत्ता काटने के लिए सब चल रहा है, पट्टापी सीतारमैया को खड़ा किया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने यह घोषणा की कि देखिए, मैं मानता हूं कि जो पॉलिटिक्स है वह मुद्दों पर आधारित होना चाहिए और मुद्दों पर आधारित अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हरिपुरा अधिवेशन में जो हमने कुछ काम किया हुआ वो अभी अधूरा है, और वह काम त्रिपुरी अधिवेशन में ही पूरा हो सकता है, इसलिए हमें त्रिपुरी अधिवेशन में हिस्सा लेना है और हमें अध्यक्ष बनना है। और जिस समय उन्होंने कहा कि मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए, तो गांधी जी मुस्कुराए। उनको लगा कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है, क्योंकि गांधी जी को तो अपनी लोकप्रियता पर विश्वास था। उन्होंने सोचा हो जाने दो चुनाव, सुभाष भी अपनी मतलब जनाधार अपना देख लेंगे। अब सचमुच जब चुनाव हुआ त्रिपुरी में तो हद हो गई, पट्टापी सीतारमैया हार गए। 1577 मत सुभाष को मिला और 1577 मत सुभाष को मिला और 1380 मत ही मिला पट्टापी सीतारमैया को। अब तो गांधी जी बहुत ज्यादा, उनको धक्का लगा। गांधी जी ने मतलब डिक्लेयर किया कि सीतारमैया की हार मेरी हार है, कांग्रेस अब हमसे बड़ी हो गई, अब हम कांग्रेस से त्याग पत्र देते हैं, हम राजनीति से संन्यास लेते हैं। ऐसा गांधी जी ने मतलब अपना रिएक्शन दिखाना शुरू किया कि पूरी कांग्रेस उनके पैर पर लौटने लगी। कांग्रेस, समाजवादी दल, बाकी सभी कम्युनिस्टों ने भी सुभाष का साथ छोड़ दिया, सुभाष पर गए अकेले। और इधर मतलब मैं आपको बताऊं कि इधर सुभाष अकेले पर गए तो उधर मतलब जब उधर गोविंद वल्लभ पंत ने एक नए प्रस्ताव जारी कर दिया, जिसमें कांग्रेस ने एक नया प्रस्ताव पारित किया कि हमें गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है। एक तरफ अध्यक्ष आप सुभाष को चुन रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमें गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है, तो क्या सिद्ध करना चाहते हो? फिर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि आप ऐसा करिए, आप अपने अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं। जब उन्होंने कहा कि आप अपने कार्यकारिणी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो अध्यक्ष तो थे ही, आप अपनी कार्यकारिणी को फॉर्म कर सकते हैं, तो आप अपना एग्जीक्यूटिव कमिटी को फॉर्म करिए। तो सुभाष ने जब अपनी एग्जीक्यूटिव कमिटी को फॉर्म करना चाहा तो कुछ मेंबर्स को चुना, वो मेंबर्स उनके साथ नहीं गए, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, सुभाष ने हमारे लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो सुभाष को लगा कि शायद हम पानी में रहकर मगरमच्छ से हमने बैर कर लिया, गांधी जी से डिफरेंस करके कांग्रेस के अंदर आना मुश्किल है। उन्होंने अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दे दिया
और तुरंत दक्षिणपंथी गुट तैयार ही था। उसने तुरंत यह काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नए अध्यक्ष के पद पर ले लिया गया और सुभाष कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से दूर होते चले गए। और आगे तो अब मैं आगे बताऊंगा कि कैसे सुभाष यहाँ से अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी फिर जापान की तरफ निकले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो आगे चर्चा हो। ये हुआ त्रिपुरी अधिवेशन का। तो इस तरह से 3 धाराएं थी। अब जो कांग्रेस समाजवादी विचारधारा है उसका प्रभाव कांग्रेस के ऊपर पड़ा, क्योंकि हम आपको बताएंगे यहाँ युवा नेताओं का प्रभाव और समाजवाद और वामपंथ का योगदान क्या है। तो इसका बहुत सारे योगदान है। जैसे इसके प्रभाव से किसानों तथा मजदूरों की समस्या को प्रभावी ढंग से उभारा गया। इसमें किसानों और श्रमिकों को संगठित किया तथा राजनीति में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन दिया। दूसरा, इसने स्वतंत्रता की परिभाषा बदल दी तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर भी बल दिया। ये भी समझा चुका हूं। अंकुर, ये लोग ओके हैं? क्वेश्चन भी कोई है? तीसरा, इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को भी समाजवाद की दिशा दे दी। उदाहरण के लिए 1931 का कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में 20 सूत्री समाजवादी कार्यक्रम लाया गया था। विशुद्ध समाजवादी कार्यक्रम था। कराची प्रस्ताव में श्रमिकों के लिए सामान्य कार्यक्रम जैसे अधिक पारिश्रमिक, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति एवं ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार आदि को शामिल किया गया। 1936 के लखनऊ अधिवेशन, 1937 के फैजपुर अधिवेशन में किसानों की दशा में सुधार के लिए प्रगतिशील कृषि कार्यक्रम लाए गए। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में योजना समिति का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और 5 महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की बात लाना कम्युनिस्टों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। ये सब उसका योगदान है। लेकिन सीमाएं भी है। देखिए सीमाएं क्या है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने चीन के कम्युनिस्ट नेताओं की तरह व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया। मतलब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने जैसे व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया था, इन्होंने नहीं अपनाया और हमेशा मास्को से निर्देशित होते रहे। तो पहला बिंदु तो मैंने यहीं दे दिया और मैंने समझा भी दिया है। दूसरा, कांग्रेस समाजवादी दल ने अपना पहला लक्ष्य राष्ट्रवाद को बनाया। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। और फिर समाजवाद को। और तीसरा, संकट के समय भी विभिन्न समाजवादी संगठन संयुक्त मोर्चा बनाने में विफल रहे। अब जैसे देखो, सुभाष के समय उनको संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए था, लेकिन सुभाष का साथ छोड़ दिया। तो कैसे इसका परिणाम सामने बनाने में विफल रहे। उदाहरण के लिए त्रिपुरी संकट। इस संकट के समय न केवल कांग्रेस समाजवादी दल एवं नेहरू ने सुभाष का साथ छोड़ दिया, वरन समाजवादी दल ने भी सुभाष के किनारे कर दिया था। 4, जब तक भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ तब तक गांधी जी के नेतृत्व में एक सशक्त बुर्जुआ आंदोलन स्थापित हो चुका था। अतः भारत में कम्युनिस्टों के लिए गांधीवाद भी एक बड़ी चुनौती बना रहा। सबसे बड़े तो बुर्जुआ शब्द मैंने मध्यवर्गीय के नहीं, बुर्जुआ शब्द कार्ल मार्क्स ने उसी को बुर्जुआ कहा है। तो गांधी जी जैसे मध्यवर्गीय सशक्त नेता है, तो क्या हिंदुस्तान में समाजवादी को सफल होने देंगे। और गांधी जी तो उस तरह का समाजवाद चाहते नहीं थे। तो कुल मिलाकर यही 4 फैक्टर हमने दिया है। इस फैक्टर के कारण समाजवाद सफल नहीं रहा। अब देखो, महिलाओं में जागृति थोड़ा सा मैंने इसलिए दे दिया है कि जैसे 1920 के दशक में हमने महिलाओं में कुछ जागृति आपको बताई, उसी तरह से 1930 के दशक में देता हूं। बस 2-3 डाटा है, तो उस 2 डाटा को आप याद रखना, क्योंकि देखो तुम लोग तथ्य केवल नहीं पढ़ रहे हो, चेंज पढ़ रहे हो। और मैंने जो कल डायग्राम बनाया था, याद होगा कि हम लोग राष्ट्रवाद की प्रगति में केवल कांग्रेस नहीं देखेंगे, समाजवादी वामपंथी भी देख रहे हैं, महिलाओं को देख रहे हैं, उसके बाद किसानों को देख रहे हैं। इन सब की में जो चेतना आ रही है, तो महिला में डॉक्टर सरोजिनी नायडू और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयास से महिला मताधिकार के मुद्दे को प्रोत्साहन मिला था। प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में महिलाओं को मताधिकार 1930 तक मिल चुका था और फिर 1935 में केंद्रीय विधानमंडल में महिलाओं को मताधिकार मिला तथा उनके लिए सीटें आरक्षित की गई। अगर आपको 1930 के दशक पर लिखना हो तो थोड़ा 1920 के दशक में मैं महिलाओं का अधिकार दे चुका हूं, पूरा 1930 के दशक में दे चुका हूं। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको मिला के लिख सकते हैं। और किसानों में जागृति तो 1920 के दशक में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना में पहले ही बता चुका हूं। फिर 1930 के दशक में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, जैसे 1936 में लखनऊ में सहजानंद सरस्वती में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था सहजानंद सरस्वती ने। और 1937-38 में बिहार के बरहिया ताल में, ये ताल नहीं टाल है, बरहिया टाल, जैसे ज्योग्राफी में एक टर्म होता है टाल, तो बरहिया टाल में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ। ये हल्का सा मैंने दे दिया है।
कि इसको रखो, इसको लेके बहुत परटर्न मत होना। देखो, 20 सूत्री मांग का मतलब 20 सूत्री कार्यक्रम है। जैसे कराची अधिवेशन जो लाया गया था, तो कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव बनाया था। उस प्रस्ताव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो 20 उसके प्रस्ताव रखे गए थे। तो 20 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके जो 20 प्रस्ताव रखे गए थे, उसी का नाम दिया जाता है 20 सूत्रीय समाजवादी कार्यक्रम। और वो जो 20 के 20 जो मांगे रखी गई थी, वो मांगे समाजवादी मांगे थी, और चूंकि वो समाजवादी मांगे थी, इसलिए उसको कहते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम, मतलब 20 सूत्रीय समाजवादी कार्यक्रम। ओके, और कुछ मिस्टर अंकुर? पीडीएफ से काम चल जाएगा। अंजनी को बोलिए पीडीएफ से काम चलाए। और कुछ? फूड फॉर थॉट। अब अच्छा, फूड फॉर थॉट इधर दिए हो कि नहीं? तो दो ना। राष्ट्रवाद, अच्छा पूरा राष्ट्रवाद समाज तक, उपनिवेशवाद तक फूड फॉर थॉट गया है पूरा? तो राष्ट्रवाद को आने दो। फूड फॉर थॉट क्या अंजनी का है, किसका है क्वेश्चन? अंजलि, अंजलि। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं अंजलि कि फूड फॉर थॉट मैं इसलिए देता हूं कि फूड फॉर थॉट उत्तर में लिखा नहीं जाता है, बल्कि फूड फॉर थॉट का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताऊं। जो होता है वो आपको सोचने वाला प्राणी बनाएगा। जैसे अब मान लो इश्यू है, तो वैसे पढ़ने के क्रम में वो इश्यू आपके दिमाग से निकल जाएगा, और जब सामने फूड फॉर थॉट का पेज रख लोगे, यानी पीडीएफ, और जब उसको पढ़ोगे तो वो सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, मतलब आप उस पर सोचोगे। फूड फॉर थॉट का मतलब हुआ कि जैसे हमको शरीर को भोजन चाहिए, तो विचारों को भी भोजन चाहिए, मतलब सोचने के लिए हमारे पास कुछ मसाला चाहिए। तो फूड फॉर थॉट का मतलब आप ऐसे समझ लो कि सोचने के लिए मसाला, वो आपको सोचने के लिए मसाला दे रहा है। बहुत बड़ा अंतर है। गांधी जी तो समाजवादी थे ही नहीं, वो तो वर्ग समन्वय की बात करते थे, और नेहरू जी वर्ग संघर्ष की बात करते थे। नेहरू जी प्रजातांत्रिक समाजवादी थे, और गांधी जी तो समाजवादी थे ही नहीं। वो कहते थे वर्ग समन्वय, ट्रस्टीशिप की उनकी अवधारणा थी, वही जो लोगों के मन में करुणा का भाव जगाकर हम समाजवादी परिवर्तन लाएंगे। इनका क्वेश्चन था ये। विक्रांत समझ पाए कि नहीं? जैसे समाजवाद की जो 3 कोटियां हमने निर्धारित की है, एक वर्ग समन्वय वाले में गांधी जी थे, और नेहरू जी थे प्रजातांत्रिक समाजवादी वाले में। तो प्रजातांत्रिक समाजवादी वाली भी तो वर्ग संघर्ष को मानते हैं ना, और गांधी जी वर्ग संघर्ष को मानते नहीं थे, वर्ग समन्वय को। लक्ष्मीकांत, ये पीडीएफ को पढ़ो ना। समाजवाद का उद्भव मैंने कहा कि रूस में जो क्रांति हुई। लक्ष्मीकांत, मैं फिर बोल रहा हूं, तुमको अप्रूव करना कि हाँ समझ गया नहीं। जैसे देखो, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और जो भी भूमि है, व्यापार है, उद्योग है, वो सब राज्य के नियंत्रण में या सामूहिक नियंत्रण में होना चाहिए। किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए, ये समाजवाद का मानना होता है। और लेकिन मतभेद इस मुद्दे पर है कि आखिर हम सामूहिक संपत्ति बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बल प्रयोग के द्वारा बनाएंगे, कानून बनाकर बनाएंगे, या हिंसक हिंसक माध्यम से क्रांति करके बनाएंगे? उसी में कार्ल मार्क्स बोलता है कि हम क्रांति करके हिंसा के माध्यम से बनाएंगे। और जो यूटोपियन है, काल्पनिक वाले, वो कहते हैं कि लोगों के मन में करुणा का भाव जगाएंगे, कि धनी लोग हैं वो अपना हक निर्धन लोगों के लिए छोड़ दें। तो धनी लोग जब निर्धन लोगों के लिए अपना हक छोड़ देंगे तो समाजवाद आ जाएगा। और तीसरा है प्रजातांत्रिक समाजवादी, वो कहते हैं कि हम संसद के द्वारा कानून बनाकर जिनके पास ज्यादा संपत्ति उसे संपत्ति छीन लेंगे और निर्धन लोगों में वितरित करेंगे, कानून के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से नहीं। तो प्रजातांत्रिक समाजवादी।
अब इसका उद्भव कैसे हुआ, तो सोवियत रूस में, उसमें विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा, तो आपने कम से कम सोवियत रसिया का तो कम्युनिस्ट मूवमेंट पढ़ा होगा ना आपने, या सॉरी पढ़ा तो नहीं होगा, जाना, नाम तो सुना होगा। तो सोवियत रसिया में जो कम्युनिस्ट आंदोलन आया, उसे वो समाजवाद, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा पूरी यूरोप में फैली, और वही मार्क्सवाद का प्रभाव जब सोवियत रसिया में फैला, तो सोवियत रूस की क्रांति के कारण दुनिया में समाजवादी विचारधारा फैलने लगी। और 1929 में उसी समय जो आर्थिक मंदी आई, उससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई। तो जब पूंजीवाद का प्रतिद्वंदी है समाजवाद, तो पूंजीवाद को जब झटका लगा तो समाजवाद की प्रगति होने लगी। इसलिए समाजवादी विचारधारा का पूरी दुनिया में फैलाव आया। आप पीडीएफ को ठीक से पढ़िए। किन्होंने क्वेश्चन पूछा था? अंकुर, किसने पूछा था? हेमंत से पूछो कि हेमंत समझा कि नहीं। हेमंत बोलो। हाँ, तो लक्ष्मीकांत समझा आपने? लक्ष्मीकांत बताइए, या कहां दिक्कत है, पूछिए। और अंकुर, लक्ष्मीकांत का आया कि नहीं कुछ? हमारे स्टूडेंट्स, तुम लोगों को पीछे जैसे डायग्राम हमने जो फॉलो करवाया है उसमें ध्यान करो। अब तो टाइम कम बचा हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता था कि आपको मैं भारत शासन अधिनियम 1935, तो जैसे देखो 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम जिस तरह था, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की तरह 1935 में भी भारत शासन अधिनियम था। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे उसको दो नाम है, एक तो भारत शासन अधिनियम कहोगे या 1935 का भारत सरकार अधिनियम कहोगे। इसको कहते हैं भारत सरकार अधिनियम। अब एक हुआ केंद्र, एक हुआ केंद्र। तो केंद्र में वायसराय है, वायसराय के बाद वायसराय की काउंसिल है जो इसको एडवाइज करती है। इस काउंसिल में कुछ भारतीय मेंबर्स को भी लिया गया है, परंतु ये काउंसिल किसी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं। अब ये है विधानमंडल, और विधानमंडल में है दो सदन, दो सदन। ओके, इसमें है दो सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। लेकिन पता है ये जो काउंसिल है वायसराय की या वायसराय है, ये किसी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी। विधानमंडल का काम केवल कानून बनाना है, लेकिन कानून बनाने में भी एक समस्या है कि जो निर्वाचित मेंबर है, वो निर्वाचित मेंबर को बहुमत नहीं मिला है। मतलब कौन सा मेंबर निर्वाचित है तय करना मुश्किल है।
समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जो निर्वाचित मेंबर है वो निर्वाचित मेंबर में कांग्रेस का या किसी भी चीज को बहुमत होना कठिन है। इतना आरक्षित सीटें दी गई, इतना इसको दिया गया, इतना दलित वर्ग को तो खैर अब पृथक निर्वाचन नहीं, लेकिन सीटें तो आरक्षित है, उधर पृथक निर्वाचन मुसलमानों को है, तो इस तरह से वहां पर बहुमत होना खैर बहुत मुश्किल है। और ये जो है केंद्रीय विधानमंडल के स्तर पर, इसमें कोई भारतीयों को शक्ति में नहीं के बराबर भागीदारी है। विधानमंडल में बैठकर जितना बोलना है बोल लीजिए, मुद्दा उठाना है उठा लीजिए, कानून बना लीजिए, लेकिन एक्चुअल स्केल में कोई आपको इसमें सुधार या परिवर्तन नहीं हो। अरे कहाँ चला गया मेरा? एक्चुअल स्केल में इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब तुम चले आते हो विधानमंडल यहां से प्रांत, तो प्रांत के स्तर पर तुमको एक बहुत यहाँ गवर्नर है। तो आप याद करो जब मैंने आपको 1919 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ाया था, तो भारत सरकार अधिनियम पढ़ाते हुए एक बात मैंने आपको बताई थी, याद होगा, तो उसमें द्वैध शासन प्रणाली 1919 में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित थी। इसमें कम से कम चलो एक काम कर दिया कि इसमें जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद को पूरी तरह से, मेरे विचार से उत्तरदायी सरकार का मतलब तुम लोग समझते हो कि नहीं? उत्तरदायी सरकार का मतलब तो समझते होगे क्या? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब समझता है? अंकुर पूछो, बच्चे हमारे उत्तरदायी सरकार या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब समझते हैं? जैसे मंत्रिपरिषद हुआ तो यह मंत्रिपरिषद निर्वाचित है। जैसे विधानमंडल, जो प्रांतीय विधानमंडल है, इसका जो निर्वाचित मंत्री है, उस मंत्री की सहायता से, जो अभी आप देखो ना, अभी जो गवर्नर का पद है उस पर नजर रखो, तो जो निर्वाचित मंत्रिपरिषद निर्वाचित मंत्री है, उसके परामर्श से जो गवर्नर कार्य करता है तो उसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। समझ रहा है? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार, उसको उत्तरदायी सरकार। तुम तो भी पॉलिटी भी पढ़ रहे हो, इसको कहते हैं उत्तरदायी सरकार। ओके, समझ पा रहे हो अंकुर? तो दिस इज द पॉइंट। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें है तो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना। लेकिन उत्तरदायी सरकार की का प्रावधान तो है, परंतु उत्तरदायी सरकार पर बंदिशें भी हैं। और बंदिशें क्या है? तो अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 है कि अगर गवर्नर उचित समझे तो उत्तरदायी सरकार को कभी समाप्त करके पावर अपने हाथों में ले सकता है। लेकिन फिर भी इसका सबसे बड़ा अगर अचीवमेंट पूछे आपको, तो आप कहना उत्तरदायी सरकार, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार, ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है। ओवरऑल निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहले 65 लाख लोगों को मताधिकार था, अब 3 करोड़ लोगों को मताधिकार मिला। लेकिन 3 करोड़ लोगों को मताधिकार मिलने के बाद भी तुम कह सकते हो कि 10% लोग हैं जिनको मताधिकार प्राप्त था, 10% बस, या 11%। और एक संघ का प्रावधान था केंद्र में, ये चीज हमको चर्चा करनी थी। केंद्र में एक संघ का प्रावधान था, लेकिन मैंने चर्चा इसलिए नहीं की, जैसे केंद्र में एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान था, और वो संघीय व्यवस्था बननी थी कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर, देसी राज्यों को मिलाकर संघ बनना था। लेकिन उसके लिए कंडीशन था कि कम से कम 50% देसी रियासतों का समर्थन चाहिए। तो 50% देसी रियासतों का समर्थन होता तो यह संघ बन जाता। ना तो देसी रियासतों ने समर्थन दिया, 50% देसी रियासतों का अनुमोदन नहीं मिला, संघ अस्तित्व में नहीं आया। ये क्रॉस हो, संघ नहीं आया ही नहीं। एक संघीय न्यायालय का प्रावधान था, उस संघीय न्यायालय आ गया। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया। पहले बर्मा भारत के साथ था, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में बर्मा को अलग कर दिया गया। एक तरह से तुम ये कहो तो 1919 के बाद 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो एक स्टेप आगे था, क्योंकि 1919 के बाद तो राष्ट्रीय आंदोलन में काफी प्रगति भी हो चुकी थी ना। आप देखो 1920 में असहयोग आंदोलन हो चुका था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका था, तो 2 जन आंदोलन तो ऑलरेडी हो चुके थे।
1928 में नेहरू रिपोर्ट आ चुका था। 1927 में साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन बहिष्कार आंदोलन हो चुका था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ चुका था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आ चुका था। 1931, 31 और 32 में तीन गोलमेज सम्मेलन हो चुके थे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक तो बहुत प्रगति हो चुकी थी। ये था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया हुई? कांग्रेस में थोड़ा सा मेरा काम आज बच जाएगा। मैंने सोचा था आज इसको समाप्त कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि आप लोगों का कुछ क्वेश्चन भी इंटरटेन करना आवश्यक था और थोड़ा हमको टाइम का लगेगा। लेकिन कल मैं एक स्टडी मटेरियल तुमको भिजवा रहा हूं, क्योंकि कल मैं इसको समाप्त करके फिर काम को 1939 के बाद आगे बढ़ा लूंगा और फिर कल मैं कुछ स्टडी मटेरियल आपको भेज रहा हूं, आपको मिल जाएगा। तो आज मैं सोचता हूं यहीं रुक जाऊं। क्या अंकुर कोई प्रश्न है क्या इन लोगों का? है ना? तो आज यहीं रुक रहा हूं, फिर मैं इसको कल बढ़ाऊंगा। ठीक है माय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो।